नमस्कार। हम एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं विज्ञान की कुछ और बातों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होकर आपको बताने के लिए। आज मैं अपनी बात को आपके समक्ष एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करूंगा। हम बचपन में अपने घरों में लकड़ियों से खाना बनाते थे, मैंने भी बनाया है और आज भी ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि लकड़ियों से खाना बनाया जाता है और आपने भी देखा होगा। न सिर्फ खाना बनाने के उपयोग में, ठंड के दिनों में लकड़ी को जलाकर हम तापते हैं, गर्मी लेते हैं, लेकिन उसमें एक घटना है जो आपने शायद गौर किया होगा। जब भी लकड़ी जलती है तो बहुत बड़ी अगर भी लकड़ी हम उपयोग करते हैं तो उसके बाद हमें उसका राख प्राप्त होता है, यानी छाई प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, है ना? लेकिन आपको क्या लगता है, लकड़ी, इतनी बड़ी लकड़ी को जलने के बाद हमें क्या सिर्फ वो राख प्राप्त होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं? क्या लगता है आपको? उसमें भी एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? ऑक्सीजन गैस का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में मदद करती है, दहन में सहायता करती है। ये हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर उसको दहन में सहायता करती है एवं दहन के फलस्वरूप हमें सिर्फ वो राख प्राप्त नहीं होती, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जलवाष्प भी प्राप्त होता है। तो आपने समझा कि किस प्रकार उस पूरे प्रतिक्रिया में न सिर्फ राख बल्कि उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जलवाष्प भी मिलता है, जो कि एक उदाहरण है रासायनिक प्रतिक्रिया का। अब रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, उसको तो मैं आपको सामने रखूँगा भी, समझाऊँगा भी, लेकिन उससे पहले मैं एक नियम की बात आपसे करना चाहूँगा। वो नियम जिसने रसायन विज्ञान को बहुत अलग एक दिशा दी, बहुत कुछ बदल दिया। उस नियम को किसने दिया था? 1789 ईस्वी में फ्रांस के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एंटोइन लेवोइज़ियो। उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने ये नाम सुना होगा, किताबों में देखा भी होगा। आज मैं आपको एक प्रयोग द्वारा इसे दिखाना चाहूँगा कि इसे हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन समझने के लिए हमें इस नियम को जानना ज़रूरी है कि ये नियम क्या होता है। नियम, आइए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने इस नियम में बताया था कि किसी भी बंद व्यवस्था में, यानी क्लोज्ड सिस्टम में, द्रव्यमान का जो मान होता है वो संरक्षित होता है, यानी कंजर्व्ड होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रासायनिक प्रतिक्रिया के पहले एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद जो अभिकारकों एवं अभिकारक फल का जो मान होगा वो समान होगा। अब इसको आप कैसे समझ पाएंगे? आप साधारण इस उदाहरण के द्वारा समझिए। लकड़ी का जो उदाहरण मैंने आपको दिया कि लकड़ी के साथ जब ऑक्सीजन मिलकर प्रतिक्रिया करना शुरू किया और वो जलना शुरू हुआ, तो लकड़ी एवं ऑक्सीजन का जो मान था, जलने के बाद राख, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जलवाष्प का मान भी समान होगा, बराबर होगा। और यही नियम द्रव्यमान का संरक्षण हमें बताता है। तो आप ये साधारणतः ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रक्रिया में रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया के पहले अभिकारकों का जो मान है, प्रतिक्रिया के बाद अभिकारक फल का जो मान होगा वो समान होगा, बराबर होगा। लेकिन ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साधारणतः कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती कैसे है, एक केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। वो बहुत ही एक मज़ेदार प्रतिक्रिया है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। उसके लिए मैं कुछ चीज़ों का उपयोग करूँगा, लेकिन उस चीज़ों का उपयोग जो मैं आपके सामने अभी करने वाला हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूँ, ताकि आप आगे चलकर जब आप उसे उपयोग करें तो आप जानें कि वो चीज़ें क्या हैं। आप अपनी उच्च कक्षाओं में इसको उपयोग भी करने वाले हैं रसायन विज्ञान में। तो आइए मैं अपनी टेबल पे कुछ जो चीज़ें मैंने रखी हैं उसको मैं थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ, बता दूँ क्या है वो। सबसे पहले मैं इसी के साथ शुरू करता हूँ। ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम किसी भी चीज़ को रख कर गर्म कर सकते हैं या उसके मान को देख सकते हैं, या हम किसी विलयन को इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा इसको पकड़ने के लिए हम साधारणतः इसको ऐसे नहीं पकड़ते हैं खुले हाथों से। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब होल्डर का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं इसको मैं यहाँ से ऐसे करने पे ये दब जाता है, ऐसे करने पे ये खुल जाती है।
इसको यहाँ लगाकर हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ टाना। अब देखिए फिक्स हो गया है ये, और इसको अब हम आराम से ऐसे पकड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे रासायनिक प्रतिक्रियाओं में हम अम्ल एसिड्स का उपयोग करते हैं, और आप जानते हैं अगर वो एसिड हमारे हाथों पे गिर जाएं तो कितनी जलन होती है, कितनी तकलीफ़ हमें होती है। इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं ताकि हमारे हाथों पे एसिड्स ना गिरे और हमें कोई क्षति ना हो। चलिए, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं हमारे पास। ये एक ड्रॉपर है, हम द्रव्य को निकालने के लिए साधारणतः इसका उपयोग करते हैं। एक स्पैचुला है, इस पार्ट से हम किसी चीज़ को निकालते हैं और इसके बहुत सारे उपयोग हम कर सकते हैं, किए जा सकते हैं। ये एक ग्लास रॉड है जिसको हम किसी विलयन यानी सॉल्यूशन को चलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं इसके। ये एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हम द्रव्यों को या किसी चीज़ को रख सकते हैं, हमारी ज़रूरत के डिपेंड करता है ये। इसके अलावा एक बीकर, इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लगभग सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में इसका उपयोग हम करते हैं, किया जाता है। एवं एक आप आकृति देख रहे होंगे, इसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर या साधारणतः सिलेंडर कहते हैं। इसमें अलग अलग मान दिए हुए हैं, हमें जितना द्रव्य चाहिए होता है हम इसमें माप कर इस बीकर या इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल सकते हैं। लेकिन ये तो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, दिखाई। अब वो प्रयोग में आपको दिखाऊंगा कि एक साधारणतः एक रासायनिक प्रतिक्रिया कैसे होती है। उसके लिए मैं एक यहाँ टेस्ट ट्यूब का उपयोग करूँगा। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लेता हूँ ताकि मेरे हाथों में कोई क्षति ना हो। अब इसके अंदर हम दो चीज़ों का उपयोग करेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया को करने के लिए। एक मेटल, एक धातु का, जिसे हम जिंक कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिंक मेटल लिखा हुआ है। इसके अलावा एक एसिड का उपयोग हम करेंगे जो कि थोड़ा रिस्की है। रिस्की इन द सेंस, अगर ये मेरी हाथों पे गिर जाए तो मुझे बहुत जलन होगी, इसलिए मुझे ये संभाल कर इसका उपयोग करना होगा। और आपसे भी मैं कहूँगा कि जब भी आप इसका उपयोग करें, एसिड्स का उपयोग करें, खासकर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, तो आप बहुत ध्यान रखें। इसका उपयोग हम किस प्रकार करेंगे, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र एसिड है। इसको हम पहले इस टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और इसको हम इसके साथ जल मिलाकर इसे तनु अम्ल में परिवर्तित करेंगे, यानी डाइल्यूटेड एसिड करेंगे। इसको मैंने खोल लिया। अब इसको ऐसे मैं पकड़कर इसके अंदर देखिए मैं थोड़े से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl को ले लेता हूँ। देखिए मैंने ले लिया है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अब मैं इसको यहाँ साइड में टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रख देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद डीआयोनाइज्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, या साधारणतः जिसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, इसमें हम देखिए मैंने जो मात्रा एसिड की ली है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा जब हम पानी के उसमें मिला देते हैं तो एक तनु एसिड का निर्माण होगा। यहाँ पे एक डाइल्यूट एसिड बनती है। देखिए अब ये तो हमारे पास एक डाइल्यूट एसिड बन गया, ये एक विलयन, एक सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ। अब इसके अंदर जब हम जिंक को डालेंगे, मैं जिंक का बस एक पैलेट ले रहा हूँ, एक छोटा सा जिंक देखिए मैंने लिया है, छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, और अब मैं इसके अंदर डालूँगा ये जिंक। तो ये हमारे पास एक डाइल्यूट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसमें हम इस जिंक मेटल को डालेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा। कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ होता हुआ आप देख पाएंगे। एक प्रतिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है, टेक प्लेस हो रही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझने वाली बात है। जब हम डाइल्यूट HCl के साथ जिंक को मिलाते हैं तो इन दोनों में एक प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया के बाद जिंक क्लोराइड बनता है एवं हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलती है। और ये छोटे छोटे बबल्स आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन के गैसेस हैं जो ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे माचिस जलाकर या कोई आग को यहाँ रखूँ तो एक पॉप की आवाज़ आएगी, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आप जब भी अपने प्रयोग कक्षाओं में जाएं तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप खास ध्यान रखें कि ये आपकी सेहत को या आपके शरीर को कोई चोट ना पहुँचाए। तो ये एक उदाहरण था रासायनिक प्रतिक्रिया का जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो आपने देखा कि रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है और कैसे होती है। अब जो हमने आपको शुरू में बताया था कि हम द्रव्यमान के संरक्षण को समझेंगे, उसके उदाहरण को हम समझेंगे, तो वो कैसे, उसके लिए हम कुछ चीज़ों का उपयोग आपके समक्ष करेंगे।
वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इस नियम को समझाने के लिए सबसे पहले हम इस कॉनिकल फ्लास्क का उपयोग करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। देखिए, हम यहाँ एक विलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ले लिया, इसमें थोड़ा सा और ले लेते हैं और इसमें हम मिलाएंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4। यह एक यौगिक है जिसका उपयोग हम बहुत सारे रासायनिक प्रतिक्रियाओं में करते हैं। अब मैं इसे सोडियम सल्फेट को इस कॉनिकल फ्लास्क में जो जल मैंने डाला है उसमें इसे मिला दूंगा। ये देखिए, मैं स्पैचुला का उपयोग कर रहा हूँ और ये मैंने एक स्पैचुला लिया और इसमें डाल दिया। थोड़ा सा और लेते हैं। ये देखिए, अब इस ग्लास रॉड के साथ मैं थोड़ा इसे मिला देता हूँ ताकि ये पूरी तरीके से घुल जाए। इसके अलावा हम एक और चीज़ का उपयोग करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसमें एक धागा बांध दिया है क्योंकि अभी इस टेस्ट ट्यूब को मैं इस फ्लास्क के अंदर रखने वाला हूँ। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम एक दूसरा पदार्थ लेंगे जिसे हम बेरियम क्लोराइड कहते हैं। ये भी एक यौगिक है जिसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है। इसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ये भी देखिए क्रिस्टल की तरह एक पदार्थ है, सादा रंग यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। एवं अब हम इसका एक विलयन बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिस्टल के अंदर हम थोड़ा सा, इस पदार्थ के अंदर हम थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल देते हैं। देखिए, ये घुल रहा है। मैं इसको इसमें घुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने आपको कहा था ना कि इस टेस्ट ट्यूब को मैं इसके अंदर ऐसे रख दूंगा ताकि इसमें झूलता रहे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रासायनिक प्रतिक्रिया के पहले जो पदार्थों का मान होगा, जो वज़न होगी, वो पदार्थों प्रतिक्रिया के बाद भी वही होनी चाहिए। अभी इन दोनों में, यानी कि बेरियम क्लोराइड के विलयन में एवं सोडियम सल्फेट के विलयन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इनका वज़न अब देख लेते हैं कितना है। इनके वज़न को मापने के लिए हम यहाँ पे एक वेविंग मशीन यूज़ करेंगे। वज़न को मापने वाली एक मशीन का उपयोग करेंगे। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब मैं इनके वज़न को यहाँ मापने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं प्रतिक्रिया के पहले जो मान है वो करीबन 297.8 ग्राम का है। अभी कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं है। इस कॉनिकल फ्लास्क एवं इस टेस्ट ट्यूब का जो मान है, इसके अंदर जो विलयनों का मान है, सब मिलाकर जो वज़न है वो 297.5 या लगभग 6 ग्राम की बताई जा रही है। अब मैं इसके अंदर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। आप ध्यान से आप देखिए, एक प्रतिक्रिया आपको दिखाई होती हुई दिख रही होगी। जब मैंने इन दोनों को थोड़ा टेढ़ा करके मिलाया तो एक अवक्षेप, एक प्रेसिपिटेट हमें दिखाई दे रही है, सादे रंग की जो है, यानी सोडियम सल्फेट का जो विलयन था एवं जो बेरियम क्लोराइड का जो विलयन था, इन दोनों में एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक अवक्षेप बना और एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। अब इन दोनों का जो मान है वो मैं यहाँ रख कर मापने की कोशिश करता हूँ। करने के बाद आप देख सकते हैं जो मान है वो भी समान है, 297.8 ग्राम का लगभग, यानी कि जो मैंने आपको बताया था वो सटीक है। इस प्रकार
इस रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा मैंने आपको ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश की कि द्रव्यमान का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सटीक सही है और इसे हम हर रासायनिक प्रतिक्रिया में देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर हम इसी प्रकार की कोशिश करें तो यहाँ पर इस छोटे से प्रतिक्रिया के द्वारा मैं आपको द्रव्यमान के संरक्षण के बारे में बताना चाह रहा था कि वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और कैसे इसे हम देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो 2 प्रतिक्रियाएं मैंने आपको दिखाई हैं आपको बहुत समझ आई होंगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।